हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शी राइड्स शॉटगन। न्यू मैक्सिको की एक धूप भरी सुबह में 11 साल की पॉली अपने स्कूल के बाहर खड़ी है। इंतजार कर रही है कि उसकी माँ उसको लेने आएगी। वक्त बीतता जाता है पर कोई नहीं आता। तभी एक पुरानी कार उसके सामने आकर रुकती। ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसका बिछड़ा हुआ पिता नेट, जिसे वो सालों से नहीं मिली है क्योंकि वो चोरी और झगड़ों के जुर्म में जेल में था। पॉली हैरान होकर पूछती है कि माँ कहाँ पर है और तुम यहाँ पर कैसे आए? नेट जवाब देता है, मैं आज ही जेल से निकला हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। पॉली गाड़ी में बैठ जाती, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। कार का शीशा टूटा हुआ है और गाड़ी इग्निशन वायर से स्टार्ट की गई है, यानी ये कार चोरी की है। पॉली बेचैन होकर दोबारा पूछती है, क्या माँ के साथ कुछ हुआ है? नेट सिर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन पॉली के मन से बेचैनी नहीं जाती। वो देखती है कि पास ही में एक पुलिस की गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई है। एक पल के लिए वो सोचती है कि शायद वो भाग सकती है, लेकिन नेट कहता है, जहाँ पर हो पॉली वहीं पर रहो। अब रात होते होते नेट उसको शहर से दूर एक मोटेल के पास ले जाता है। वहाँ पर पॉली की नजर अपने सूटकेस पर जाती, वही सूटकेस जो उसके घर में रखा था। साथ ही में नेट ने उसके सौतेले पिता टॉम की जैकेट पहन रखी। ये देखकर उसका दिल दहल जाता है। मोटेल पहुंचकर नेट एक कमरा लेता है और वेंडिंग मशीन से पॉली के लिए चिप्स लाता है। कमरे में पहुंचकर वो अपने पुराने दोस्त को फोन करता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो पॉली का ख्याल रखेगा, पर कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। इसी वजह से गुस्से में नेट फोन पटक देता है। पॉली कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं, आंखें बंद करो और बताओ कि ये चिप्स किस फ्लेवर का है। नेट मुस्कुराता है और जवाब देता है कि ये बारबेक्यू फ्लेवर है। जहाँ कुछ देर बाद नेट पॉली के बाल काटने और ब्लीच करने का फैसला करता है ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। जब पॉली पूछती है कि क्या उसने पहले ऐसा किया है, तो नेट आत्मविश्वास से कहता है, हाँ कई बार। लेकिन उसके अनाड़ीपन से साफ पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर भी आखिर में पॉली अपने नए लुक को देखकर मुस्कुरा देती। थोड़ी देर के बाद नेट उसे कुछ सेल्फ डिफेंस मूव सिखाने लगता। वो कहता है कि अगर कभी भी कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो सीधे उसके सर के पीछे वार करना और भाग जाना। पॉली झिझक कर कहती है कि मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ, जिस पर नेट कहता है कि कमजोरी को महसूस किए बिना कोई मजबूत नहीं बनता है। ये मेरा भाई निक कहा करता था। फिर उसकी आवाज भारी हो जाती। वो चेतावनी देता है कि नीले टैटू वाले लोगों से सावधान रहना। ये वही लोग हैं जिनसे उसने जेल में दुश्मनी मोल ली थी। वो पॉली से कहता है कि कल्पना करो कि किसी ने तुम्हारे टेडी बियर को नुकसान पहुंचाया है और अब तुम बदला ले रही। ये सोचकर पॉली पूरी ताकत से वार करती है और नेट मुस्कुराता है। उसे अपनी बेटी में हिम्मत नजर आती। रात गहराती है, नेट सो जाता है और पॉली धीरे से टीवी ऑन करती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती जब खबरों में उसका घर दिखाया जाता है। चारों ओर पुलिस और क्राइम सीन की टेप्स लगी। टीवी पर एंकर कहती है कि पॉली की माँ और सौतेले पिता टॉम की हत्या कर दी गई है। स्क्रीन पर नेट की तस्वीर उभरती है और रिपोर्टर बताता है कि वो एक खतरनाक अपराधी है जो एक गैंग से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा हिंसक गिरोह जो मैथ का व्यापार करता है। पुलिस ये भी कहती है कि नेट ही शायद हत्या का जिम्मेदार है और पॉली के लापता होने पर शहर भर में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। पॉली के हाथ कांपने लगते। आंसू रोकते हुए वो कमरे से निकलती है और पास की दुकान तक चली जाती। वहाँ से वो पुलिस को कॉल करती है, जहाँ पर उसकी बात डिटेक्टिव जॉन पार्क से होती। जॉन की आवाज आती है कि पॉली क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें चोट पहुँचाई? जिस पर पॉली धीरे से कहती है कि नहीं, वो मुझको चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन शायद जिन लोगों के नीले टैटू हैं, उन्होंने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया है। जॉन धीरे से पूछता है, पॉली बताओ तुम कहाँ पर हो? पॉली डरते हुए मोटेल का नाम बताती है और कॉल काट देती। और तभी कुछ ही पलों के बाद नेट आता है जो उससे चीखते हुए पूछता है कि तुमने क्या किया है? कांपती हुई पॉली कहती है, हमें यहाँ से जाना होगा, अब पुलिस आ जाएगी। लेकिन तभी उसका दिल टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि माँ ठीक है। ये सुनकर नेट समझ जाता है कि पॉली को अब सब कुछ पता चल गया है। वो पछतावे में कहता है कि मुझे माफ करना पॉली, लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि तभी सायरन की आवाज चारों तरफ से गूंज उठती है। दोनों घबरा कर भागते हैं। अंधेरे गलियों में छिपते हुए वो किसी तरह पुलिस से बच निकलते हैं, जहाँ कुछ देर के बाद नेट उसको बताता है कि पॉली वो हत्या मैंने नहीं की है। वो वही थे जिनके हाथ में वो नीले टैटू थे। उन्होंने ही तुम्हारी माँ को मारा है और अब वो लोग तुम्हारे पीछे हैं। पॉली उसके चेहरे को देखती है। डर, गुस्सा और दुख ये सब मिलकर उसके मन में उथल पुथल मचा देते। नेट धीरे से कहता है, अगर तुम उस पुलिस वाले के पास जाना चाहती हो तो जा सकती, मैं रोकूंगा नहीं। पॉली
कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसकी ओर देखती रहती, उस आदमी की ओर जो शायद अपराधी है लेकिन शायद एक टूटा हुआ पिता भी। नेट एक लंबी सांस लेता है। वो अपनी बेटी के सामने सच बोलने की कोशिश कर रहा है। वो धीरे से कहता है, शायद तुम मुझको नहीं जानती पॉली, लेकिन अब से मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूं। उसकी आंखों में पछतावे की झलक है। वो आगे कहता है कि तुम्हारी माँ की ताकत अब तुम्हारे अंदर है। इतना कहकर वो पॉली को एक बैट थमा देता है, जिसके कुछ देर के बाद वो दोनों फिर से सड़क पर निकल पड़ते। रास्ते में नेट अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शार्लेट के घर पहुंचता है। अब जैसे शार्लेट दरवाजा खोलती है और नेट को देखती है, वो बिना एक शब्द कहे दरवाजा जोर से बंद कर देती। नेट दरवाजे के उस पार काफी ठंडे लहजे में कहता है, याद है तुम आज जिंदा हो तो मेरे भाई निक की वजह से। ये सुनकर शार्लेट रुक जाती है और बेमन से दरवाजा खोल देती। अंदर आते ही शार्लेट सीधे सवाल करती है कि तुमने उनके गैंग के आदमी को क्यों मारा नेट? जानते हो इसका क्या मतलब है? जिस पर नेट जवाब देता है, मैंने अपनी आजादी के लिए सब कुछ किया है। लेकिन शार्लेट का चेहरा सख्त है। वो कहती है कि अब तुम्हारे और तुम्हारी बेटी दोनों के सर पर मौत का साया मंडरा रहा है। गैंग ने तुम्हारे ऊपर ग्रीन लाइट जारी कर दी है। नेट चुप रहता है। शार्लेट झुंझलाकर कहती है कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती, जिस पर नेट उसे कहता है कि तुम तो पहले ही शामिल हो चुकी, और वो भी निक की वजह से। और यहाँ पर सच्चाई सामने आती है। निक नेट का भाई कभी आर्यन गैंग के लिए काम करता था, पर आखिर में उसने अपनी जान देकर शार्लेट की जान बचाई थी। अब नेट उससे कुछ पैसे मांगता ताकि वो देश छोड़कर जा सके। शार्लेट कुछ पल सोचती है और फिर कहती है कि ठीक है, मैं किसी को फोन करती हूँ। जिसके बाद नेट उसको वहीं पर छोड़कर कहता है कि वो इस कार से पीछा छुड़ाने जा रहा है। नेट के जाते ही पॉली धीरे से शार्लेट से पूछती है कि आप पापा को कैसे जानती हैं? शार्लेट हल्की मुस्कान देती है और कहती है कि ये कहानी तुम्हारे सुनने लायक नहीं है। वो कहती है कि तुम बस इतना जानो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे। पॉली मासूमियत से पूछती है, लेकिन वो आपसे ज्यादा प्यार करते थे, है ना? शार्लेट ठहरती है, फिर धीमे से कहती है, मुझे नहीं पता। जहाँ दरवाजे पर खड़ा नेट ये सब कुछ सुन रहा था, चुपचाप, चेहरे पर पछतावे की छाया ली। उधर शहर में डिटेक्टिव जॉन पार्क अपने साथी जिमी के साथ एक केस पर चर्चा कर रहा है। वो उसे चक हॉलिंगटन की तस्वीर दिखाता है, आर्यन स्टील गैंग का सदस्य जो जेल में मारा गया था। जॉन बताता है कि चक की मौत नेट की रिहाई से 2 हफ्ते पहले हुई और उसी दौरान नेट का झगड़ा गैंग से हुआ था। जॉन कहता है कि मतलब अब गैंग नेट को भी मारना चाहता। जिमी डर के मारे कहता है कि हमें नेट को पकड़ने पर ध्यान देना हो, हम इस गैंग के लफड़े में नहीं पड़ सकते। जॉन इस बात को मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर हमने नेट को पकड़ लिया तो उसके जरिए हम स्लैब टाउन तक पहुंच सकते, वही जगह जहां से गैंग का पूरा ड्रग नेटवर्क चलता है। जिमी इनकार कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास परिवार है जॉन, और मैं उस गॉड ऑफ स्लैब टाउन से पंगा नहीं लूंगा जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन सब उससे डरते हैं। जिसके बाद जॉन उससे पूछता है कि मैकिनली काउंटी का शेरिफ कौन है, जिस पर जिमी बताता है कि उसका नाम शेरिफ हॉवर है। जॉन के दिमाग में अब एक नया आइडिया आता है। जहां अगली सुबह शार्लेट और पॉली बाहर बारबेक्यू बना रहे होते, तभी शार्लेट का एक दोस्त फेलिक्स आता है। वो ग्रिल जलाने की कोशिश करता है और तभी पॉली की नजर उसके हाथ पर जाती। उसके हाथ पर वही नीला टैटू था। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत घर के अंदर भागती है और बाथरूम में मौजूद अपने पिता से कहती है कि बाहर उस आदमी की कलाई पर नीला टैटू है। ये सुनकर नेट बिना वक्त गवाए बाहर निकलता है। अब जैसे ही फेलिक्स कमरे में घुसता है, नेट उसके ऊपर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में वो उसको जमीन पर गिरा देता है। गुस्से में भरकर नेट शार्लेट पर चिल्लाता है। वो कहता है कि तुमने इसे घर में क्यों आने दिया? शार्लेट कांपते हुए कहती है कि मुझको नहीं पता था नेट, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फेलिक्स ने कहा कि अगर मैंने फैसला नहीं किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, मैं किसी का साथ नहीं दे सकती। नेट गुस्से में चिल्लाता है कि तुमने फैसला कर लिया है शार्लेट। वो फेलिक्स को पकड़कर कहता है कि ग्रीन लाइट अभी खत्म करवाओ, जिस पर फेलिक्स हंसते हुए कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता, सिर्फ स्लैब टाउन के भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। नेट उसको ब्लफ मानता है, लेकिन फेलिक्स कहता है कि वो असली है, वो हर जगह है और सब पर नजर रखते हैं। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी बेटी को खुद ही मार दो, इससे पहले कि वो लोग इसको ढूंढे और मार डालें। ये सुनकर नेट का पारा चढ़ जाता है। वो फेलिक्स के चेहरे को जलते बारबेक्यू पर दबा देता है। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो इस गैंग को चेतावनी दे सके
पॉली ये सब देख लेती, उसकी आंखों में डर और हैरानी भर जाती। जहाँ बाद में हम ये देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते, जहाँ नेट कुछ पैसे गिन रहा होता, जिसमें उसकी मदद पॉली करती। अब उनके पास इतने पैसे हैं कि वो तकरीबन 750 माइल्स का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। नेट मुस्कुरा कर कहता है कि पॉली तुम काफी स्मार्ट हो। फिर पॉली मासूमियत से पूछती है, पापा आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरी माँ से प्यार करते थे, फिर शार्लेट कौन है? नेट कुछ पल के लिए चुप रहता है, जिसके बाद पॉली हल्के से मुस्कुराती है और कहती है कि शार्लेट भी अच्छी है, वो आपसे प्यार करती। नेट नीचे नजर झुकाकर कहता है कि उसने हमें धोखा दिया और मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। अब इन दोनों के पास पैसों की कमी, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो एक दुकान लूटेगा। अब जब वो एक दुकान लूटने जा रहा होता है, वो गाड़ी के पास खड़ी पॉली से कहता है कि दरवाजे को लॉक कर लो। पॉली धीरे से कहती है कि मुझे एक स्निकर्स चाहिए। नेट हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, जिसके बाद अंदर जाकर वो दुकानदार से बंदूक तानते हुए कहता है कि सारा पैसा बैग में डालो। लेकिन तभी वहाँ पर एक और कस्टमर आता है जो वहाँ के माहौल को देखकर बंदूक निकाल लेता है। अब बाहर बैठी पॉली हालात को समझते हुए कार का हॉर्न जोर से बजा देती। उस आवाज से चौंक कर उस हमलावर का एक पल के लिए ध्यान भटक जाता और उसी एक सेकंड में नेट मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता, मगर निकलते निकलते उसकी टांग में गोली लग जाती। दर्द से कराहता हुआ वो किसी तरह कार तक पहुंचता है और दोनों वहां से तेजी से निकल जाते हैं। पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजती है, पीछा तेज हो जाता है। नेट ड्राइविंग पर फोकस करता है और पॉली की ओर एक स्निकर्स बार बढ़ाता है, मानो हालात चाहे जितने भी बुरे हों, लेकिन वो अभेक पिता है। पीछा बढ़ता जाता है, लेकिन किसी तरह नेट पुलिस की गाड़ी को चकमा दे देता है। पॉली ध्यान देती है कि उसके पैर से खून लगातार बह रहा है। जहाँ कुछ ही दूरी पर एक ट्रक लेबाय के बाहर गाड़ी रोककर नेट वहीं अंदर घुस जाता है। पॉली उसकी मदद करती है, खून रोकने के लिए कपड़ा बांधती है। माहौल शांत है, जिसका सन्नाटा तोड़ते हुए नेट मजाक करता है कि जिंदगी में पहली बार मैं चर्च आया हूँ, जिस पर पॉली मुस्कुराकर कहती है कि मैं भी। फिर वो अपने बचपन की एक बात बताती। वो बताती है कि पहली क्लास में टीचर ने कहा था कि सब अपनी फैमिली पोर्ट्रेट बनाओ। मुझे ये पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा कि मैं यहूदी हूँ। अब इस लाइट कॉन्वर्सेशन से वहाँ का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। जहाँ कुछ देर के बाद पॉली खून से सने कपड़े फेंकने बाहर जाती है और तभी अचानक एक भ्रष्ट पुलिस वाला जो आर्यन गैंग के लिए काम करता है झाड़ियों से निकलता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। पॉली डर के मारे छप जाती। नेट बाहर भागता है, दोनों के बीच झड़प होती है और उस संघर्ष में बंदूक जमीन पर गिर जाती है। तभी पॉली कांपते हाथों से उस बंदूक को उठा लेती है और फायर कर देती। गोली चलने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। नेट धीरे से उसके पास आता है और नरमी से कहता है कि गन मुझको दे दो। वो उसे अपने पास ले जाता है और कहता है अंदर जाओ, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कुछ देर के बाद नेट वापस आता है और कहता है कि वो भाग गया। पॉली की आंखों में अब भी डर है। नेट उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी ट्रिगर दबाओ। ये सुनकर पॉली फूट फूट कर रो पड़ती। नेट उसे अपने सीने से लगाकर कहता है कि अब से शूटिंग मैं करूंगा, तुम बस वही रहो जो हो, एक अच्छी चीज। मैं नहीं चाहता कि अच्छी चीजें बर्बाद हो। जहाँ अगले दिन डिटेक्टिव जॉन पार्क ट्रक चैपल पर पहुंचता है। उसे याद आता है पिछली रात का वो फोन कॉल जब उसने शेरिफ हॉवर से पूछा था कि क्या उसके इलाके में नेट और पॉली देखे गए हैं। हॉवर ने इनकार कर दिया था और कहा था कि उसे स्लैप टाउन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। जॉन ने बताया था कि कल रात उसके प्रेसिडेंट के पास एक गोलीबारी हुई थी, लेकिन हॉवर ने उसे गलतफहमी बताकर टाल दिया और दावा किया कि उसने उस पुलिस वाले से बात कर ली है जो मौके पर था। अब शक में पड़े जॉन ने स्टेशन से मिशेल किंग की पुलिस क्रूजर की लोकेशन ट्रेस करवाई और जल्द ही नेट और पॉली की गाड़ी का पता लग गया। जॉन उन तक पहुंच चुका था। वो कार को रोकता है और बाहर निकलकर बंदूक निकालता है, लेकिन वो काफी शांत लहजे में कहता है कि मैं आर्यन गैंग से नहीं, बस बात करना चाहता हूँ। नेट अब भी अविश्वास से भरा है। जॉन आगे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वो ग्रीन लाइट बंद करवाने। वो नेट के पुराने अपराध गिनाने लगता है, डकैती, झगड़े और अब तुम्हारे एक्स की हत्या। तभी पॉली बीच में बोल पड़ती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। जॉन सिर हिलाता है। वो कहता है कि मुझको पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जेल में वही करता और गैंग का सहारा लेता। फिर वो कहता है कि तुमने उनसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की और बदले में उन्होंने तुम्हारी बीवी को मार डाला। अब जॉन नेट को एक सौदा पेश करता है। वो कहता है कि या तो तुम जेल चलो या मेरी मदद करो उस स्लैप टाउन गॉड को गिराने, जो कोई और नहीं बल्कि शेरिफ हावर खुद है। नेट हंसता है। वो कहता है कि तुम्हें इतना दम नहीं है कि इसे रिपोर्ट कर सको। जॉन गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं डरता हूँ
हावर के पास सब लोग हैं जो उसके पेरोल पर हैं। ये सुनकर नेट चौंकता है। वो कहता है, मतलब तुम मुझको चारा बनाना चाहते हो? जिस पर जॉन कहता है कि मैं बस हालात का फायदा उठा रहा हूँ। नेट कहता है कि चक ने भी मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और वो कहाँ है जानते हो ना? जिस पर जॉन कहता है कि अगर तुमने हावर को गिराने में मेरी मदद की तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम और पॉली इस देश से बाहर निकल सकोगे। उधर स्लैप टाउन में हावर एक पुराने ट्रेलर में दाखिल होता है जहाँ एक प्रतिद्वंदी गैंग का सदस्य बंधा पड़ा है जिसने उसके इलाके में ड्रग्स बेचने की कोशिश की थी। बिना किसी झिझक के हावर उसका पेट चीर देता है क्योंकि उसको पता है कि नशे की वो पुड़िया कहाँ पर छिपी हुई है। दूसरी ओर नेट और पॉली बातचीत करते। पॉली कहती है कि हमें भाग जाना चाहिए, जिस पर नेट चुप रहकर जवाब देता है कि ग्रीन लाइट से कोई नहीं भाग सकता। पॉली गुस्से में कहती है कि वो जॉन भी अच्छे पुलिस वाले नहीं है, जिस पर नेट उसको बोलता है कि शायद नहीं, लेकिन ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। अब रात गहराती है और एक छोटे से कैंप फायर के पास नेट अपनी बेटी पॉली से मुस्कुराते हुए पूछता है, तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ पॉली, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहती? पॉली कुछ पल सोचती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि मैं डांसर बनना चाहती। नेट उसकी मासूमियत भरी आंखों को देखता है, जिसके बाद पॉली उससे पूछती है कि आप क्या बनना चाहते थे? जिस पर वो चुप हो जाता है। फिर वो ईमानदारी से कहता है, शायद ही मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं हमेशा अपने भाई के पीछे चलता गया, बस वही दिशा थी मेरी जिंदगी की। जिसके थोड़ी देर बाद वो ये भी कहता है, लेकिन पॉली तुम मुझसे समझदार हो। अगली सुबह जॉन नेट को स्लैब टाउन का एड्रेस देता और बताता है कि उसने उनके लिए नए पासपोर्ट्स तैयार करवा लिए ताकि इस काम के बाद नेट और पॉली दोनों देश छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर सके। नेट चुपचाप कहता है, अगर मैं वापस ना आऊं तो पॉली का ख्याल रखना। जॉन उसको भरोसा दिलाता है, वो तुम्हें जरूर वापस देखेगी। नेट सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हें उसको सुरक्षित रखना होगा। जिसके बाद जॉन सिर हिलाता है और नेट अपनी बेटी को कसकर गले लगाता है, जैसे वो जानता हो कि ये शायद आखिरी बार है। पॉली की आंखों में आंसू है। वो कहती है कि वादा करो आप वापस आओगे। नेट मुस्कुरा कर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद वो धीरे से आई लव यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेट के जाने के बाद माहौल भारी हो जाता है। जॉन कोशिश करता है कि पॉली से बातें करे, लेकिन वो गुस्से में उठती है और बाथरूम में जाकर दरवाजे को जोर से बंद कर देती। इसी बीच कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती। जॉन सतर्क हो जाता और पॉली को चुप रहने का इशारा करता। दरवाजा खोलते ही सामने उसका साथी जिमी खड़ा होता है, जो शक के साथ पूछता है कि क्या तुमने नेट और पॉली को ढूंढ लिया है? लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, सच्चाई सामने आती है। जिमी खुद आर्यन गैंग के लिए काम कर रहा है, लेकिन बाथरूम से पॉली की हलचल की आवाज जिमी सुन लेता है। अब जिमी को शक हो गया है, लेकिन जॉन उसी पल का फायदा उठाकर उसके ऊपर झपट पड़ता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती, जहां एंड में जॉन जिमी को काबू में कर लेता है। जिसके बाद वो पॉली से कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हमें यहाँ से निकलना हो। इधर नेट पहुँच चुका है स्लैप टाउन में, जहाँ गैंग के गुर्गे तुरंत उसको देख लेते। नेट भागते हुए एक पुराने ट्रेलर में घुस जाता है, लेकिन चारों तरफ से वो घिर जाता है। उसको पकड़कर बांध दिया जाता है, जिसके सामने आता है शेरिफ हावर, जो असल में स्लैप टाउन का गॉड है। हावर उससे पूछता है कि जॉन कहाँ पर है और तुम किससे बात कर रहे थे? नेट उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जिस पर हावर उसको धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। जिसे सुनकर नेट गुस्से में कहता है कि अगर तूने उसे छुआ तो मैं तुझको मार डालूंगा। उसी पल बाहर से गोलियों की आवाज गूंज उठती है। पुलिस उस पूरे इलाके को घेर लेती, जहां हड़बड़ी में पॉली पुलिस की कार से निकलकर भाग जाती। उसे पता है कि उसका पिता कहीं आसपास ही है। वो एक ट्रेलर की ओर बढ़ती है, जहां बाहर एक बड़ा सा कुत्ता बंधा हुआ है। पॉली हिम्मत जुटाते हुए बाड़ फांदती है और अपने प्यारे टेडी बियर को फेंक देती, ताकि उस कुत्ते का ध्यान भटका सके। अब जैसे ही वो कुत्ता उस टेडी पर टूट पड़ता है, वो अंदर भाग जाती, जहां अंदर वो देखती है कि नेट रस्सियों से लटका हुआ है। वो जल्दी से एक मेटल रॉड उठाकर उसको आजाद करती, लेकिन तभी वहाँ पर हावर आ जाता है। वो नेट के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन पॉली बीच में कूद जाती। वो उसको रोकने की कोशिश करती है। हावर उसको पकड़ लेता है और बाहर घसीट कर ले जाता है। वो पुलिस के सामने उसे ह्यूमन शील्ड बनाकर पुलिस को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन तभी पीछे से नेट आता है, जो अपने आखिरी दम पर हावर पर वार करता है और पॉली से कहता है कि पीछे मत देखना। और तभी पुलिस उसके ऊपर गोली चला देती। गोली हावर और नेट दोनों को लगती, जिस वजह से नेट की भी मौत हो जाती। पॉली अपने पिता के शरीर से लिपटकर फूट कर रो पड़ती। दुनिया फिर से उससे सब कुछ छीन लेती, जहां कुछ दिनों के बाद
जॉन उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेता है और उसे एक फॉस्टर होम में रखवाता है। वो जाते समय पॉली से कहता है कि अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो बस मुझे एक कॉल कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नए घर में बाकी बच्चे उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। वो पहले हिचकिचाती है लेकिन फिर धीरे धीरे उनके साथ वो कदम मिलाने लगती और कुछ देर के बाद वही लड़की जिसने सब कुछ खो दिया था संगीत की लय पर नाचने लगती। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है जो काफी दिनों बाद लौट कर आई है। जख्म गहरे हैं लेकिन शायद अब ठीक होना शुरू हो गए, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।